हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन। तो अभी आपका जो नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन की। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है वो देखेंगे पहले। वैसे तो वर्क जो है वो एक काफ़ी वाइड टर्म है। भाई आप लोग पढ़ाई करते हो तो वो भी एक वर्क है, वो एक मेंटली वर्क कर रहे हो आप लोग, ठीक है। उसमें भी तो हमारी एनर्जी यूज होती है, वर्क करते हैं। आप सोचते हो, थिंकिंग, वो थिंकिंग वर्क है। तो वैसे तो बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया है फिजिक्स में। तो इन फिजिक्स ये हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ये डेफिनेशन नहीं होती वर्क की, ये आपकी है सिर्फ फिजिक्स में। इन फिजिक्स वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड जिस पे आपने फोर्स लगाया एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट जिस पे आपने फोर्स लगाया तो गेट डिस्प्लेस्ड, देन हम बोलेंगे वर्क हैज़ टू बी डन, मतलब वर्क हो गया। ठीक है, वर्क हो गया, वर्क हैज़ टू बी डन। तो वर्क हैज़ टू बी डन फिजिक्स में वर्क कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स में तो फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उसी को वर्क मानते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में ये मान लो कि अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया, अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क डन जीरो। ठीक है, वर्क डन नहीं होगा। अगर वर्क डन हो गया तो वर्क डन जो है वो फिजिक्स में आपका पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है और नेगेटिव वर्क भी हो सकता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो नेगेटिव वर्क तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई जो वर्क, या तो वर्क आपकी बॉडी वर्क करेगी या बॉडी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इसमें पॉजिटिव वर्क अगर प्रैक्टिकली देखें तो पॉजिटिव वर्क ही होता है या जीरो वर्क होता है। लेकिन फिजिक्स में पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क भी होता है। जीरो वर्क कब होगा, भाई जीरो वर्क कब होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस ही ना हो। ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस ही ना हो, या ऑब्जेक्ट अगर आपका डिस्प्लेस तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस तो हो गया लेकिन वो जो फोर्स है अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तब भी वर्क डन हम जीरो मानते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले भी एग्जाम्पल सुना होगा, एक कुली सामान उठाता है, जो आप लगेज है उसको उठाता है और वो सामान को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ठीक है, तो उसने उस सामान के ऊपर जो उसने अपने सिर पे उठाया हुआ है, उसने उस सामान के ऊपर किधर फोर्स लगाया हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड। जो सामान उसने अपने सिर पे रखा हुआ है उस पर वो किधर फोर्स लगा रखा है, वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन उसका मूवमेंट किधर है, उसका मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। देखो अगर बात करें, भाई कोई कुली है मान लो, इसने कुछ सामान उठाया हुआ है इस कुली ने अपने सिर के ऊपर, तो ये इसने कुछ वेट उठा रखा है अपने सिर के ऊपर। ठीक है, तो अब इसने इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है इसने ऊपर की तरफ, फोर्स लगा रखा है इसने ऊपर की तरफ। अब इसका मूवमेंट किधर है, ये आपका ग्राउंड है, इधर ये मूव कर रहा है ग्राउंड पे। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है इसकी, डिस्प्लेसमेंट आपकी है इसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस केस में भी हम ये मानते हैं कि वर्क डन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन जीरो कब होगा, भाई वर्क डन जीरो होगा या तो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस ही ना हो। जैसे आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगा रखा है, अगर आप दीवार को पुश करोगे या पुल करोगे तो क्या जो दीवार है, जो वॉल है, वो डिस्प्लेस होगी, नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वर्क डन जीरो। दूसरा केस, आपने फोर्स लगाया और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तब भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर वर्क डन आपका जीरो नहीं है, अगर वर्क डन आपका जीरो नहीं है तो वर्क डन आपका या तो होगा पॉजिटिव या होगा आपका वर्क डन नेगेटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, भाई पॉजिटिव वर्क कब होगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका,
ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगा रखा है, इधर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया आपने इधर, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। अगर मान लो कि आपने ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ग्राउंड पे या टेबल पे रखा है, आपने फोर्स तो लगाया इस पे इधर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी मान लो इसके अपोजिट। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर होगी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपकी अपोजिट है, अपोजिट टू द फोर्स, ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा, नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे, आपका वर्ड कितना है, नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ, जैसे मेरे पास मान लो ये चौक है, मैं इस चौक को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, तो मैंने फोर्स लगा रखा ऊपर की तरफ। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, अब ग्रेविटी फोर्स तो नीचे है ना, अब ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन पूछा है, जो मैंने लगा रखा है फोर्स उसका वर्क डन नहीं पूछा हुआ, तो मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है इसकी, लेकिन पूछा क्या इसने, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटी फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इसकी ऊपर है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 180 का हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है वर्क का। नेक्स्ट इसमें देखो, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स, यहाँ पे दो टाइप से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम। वर्क डन बाय फोर्स दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक होता है आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर एफ आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो आपने फोर्स लगा रखा है वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन किस तरीके से निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपका फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स आपका क्या है, अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स अगर आपका फोर्स टाइम के साथ या पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, आपका जो फोर्स है वो टाइम या पोजीशन का फंक्शन दे रखा है, टाइम और पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, वहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे उसको, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ वर्क डन हम इस तरीके से निकालेंगे इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ ये वाली टाइप करनी है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, और अगर आप इंटीग्रेशन करने में कंफर्टेबल हैं तो आप ये टाइप भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स बची है पूरी की पूरी, तो अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो आप ये वाली टाइप छोड़ देना। ठीक है, NTSC के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए, अगर 10th क्लास के बच्चे सिर्फ ये वाली टाइप करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, इस फॉर्मूले की बात करूं, तो यहाँ से मान लो मेरे पास कोई ग्राफ दे रखा है, मेरे पास एक प्लॉट है, इस एक्सिस पे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस पे मान लो फोर्स दे रखा है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, प्लॉट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, मतलब आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, पोजीशन के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रखी है यहाँ पे। ग्राफ का मतलब क्या है भाई, जो आपका फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो पोजीशन के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे दर्शा रखा है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो हमारा ग्राफ होता है। तो मान लो कोई भी ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो F इंटू डी एस, ये क्या हो गया, ये आपका इसका इंटीग्रेशन, F इंटू डी एस, इसका इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है उसका एरिया है, ये क्या है उसका एरिया। तो अगर आपको
ये दे रखा है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे S1, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी S1, S1 होगी आपकी ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट पे यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट ये आपकी S2 है, तो ये आपकी S2 है, ठीक है। तो यहाँ आपको ना ये फोर्स दे रखा है, तो आपका इसके अंडर जितना भी एरिया होगा आपका, ये जो एरिया होगा आपका एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये एरिया आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया किसके बराबर है, इसके बराबर, तो वर्क के बराबर है। तो एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। किसका एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है, डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस के ऊपर, इस वाली एक्सिस पे नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया आपको क्या देगा, वो आपको वर्क डन देगा, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन से, या फिर अगर आपको बहुत सिंपल दे रखा है, बहुत सिंपल मतलब अगर मान लो कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो आप वैसे भी विदाउट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो एरिया जो आपका होगा यहाँ का एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस, ये आपका होगा डॉट प्रोडक्ट, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट S1 से S2, तो ये एरिया आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वर्क के बराबर होगा। तो ये वाली जो वैरायटी है ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन आता होगा। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो ये वैरायटी आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क होता है वही कर सकते हो। कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ये आप कर सकते हो। थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें, देखो मान लो आपको क्या दे रखा है कि एक आपको वर्क डन निकालना है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज, या फिर आप इसको ना थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम इसको, मतलब इसमें चलो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर फोर्स लगा रखा है ऐसे, इसको इस तरीके से पुश किया हुआ, पीछे से पुश कर रखा है, इसको फोर्स लगा रखा है, मान लो इस पर 20 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। ये कोई टेबल पे या फ्लोर पे रखा है ब्लॉक, ओके। तो ये जो फोर्स लगा रखा है ये मतलब इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ना तो वर्टिकल के लॉन्ग है ना हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, ये इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो एंगल है ये मान लो आपका थीटा दे रखा है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मान लो आपका 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे फोर्स लगा रखा है, पुश किया गया है 20 न्यूटन के फोर्स से, और आपका जो ब्लॉक है वो आगे मूव करेगा। मान लो आपका जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ये आपका दे रखा है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर है। तो बताओ इस फोर्स ने, जिससे आप पुश कर रहे हो, इस फोर्स ने कितना काम किया जब इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स कितना लगाया आपने 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी 2 मीटर, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो आपकी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग और फोर्स आपका है इंक्लाइन, तो दोनों में एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो इनटू कोस 60 डिग्री ये आ जाएगा आपका। अब इसमें 40 और ये होता है 1/2, 20 इंटू 2 हो गया आपका 40, कोस 60 आपका 1/2, तो वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आगे अगर एक दो और न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट है इस वर्क वाले टाइप में ही, भाई आपको क्या दे रखा है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ये ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है आपको, ग्राफ आपको दे रखा है फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये फोर्स है, ये आपकी इधर डिस्प्लेसमेंट ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा ग्राफ है,
ऐसा ग्राफ की शेप दे रखी है। ये जो फोर्स है यहाँ पे ये दे रखा है 5 न्यूटन। फोर्स आपका न्यूटन में है। फोर्स किस में दे रखा है? फोर्स आपका न्यूटन में है। फोर्स आपका न्यूटन में है। डिस्प्लेसमेंट आपकी मीटर में है। ये आपकी मीटर में है, ठीक है। तो ये आपका 5 न्यूटन यहाँ पे है। 10 न्यूटन, ये जो पॉइंट है ये आपका 10 न्यूटन पे है। ये जो टाइम है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। यहाँ की डिस्प्लेसमेंट आपकी 3 मीटर है। यहाँ की डिस्प्लेसमेंट आपकी 7 मीटर है। ये आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन में, फिगर दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? जो वर्क डन निकालना है आपको। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट मीटर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है 1 मीटर है, यहाँ तक आपने कितना काम किया? जब आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर थी तब तक इस फोर्स ने कितना काम किया। तो वर्क डन क्या होता है? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया से। तो 1 मीटर तक का एरिया ले लो, यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगा आपका, ये आपका वर्क डन के बराबर होगा। 1 मीटर तक का जो वर्क डन वो ये इसके बराबर होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका? अब इसका एरिया निकालना है आपको, ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये एरिया। तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? ये ट्रेपेजियम है। कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं? ट्रेपेजियम है ये। कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटर का निकालते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये 2 पैरेलल साइड है आपकी 5 और 10, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 5 + 10 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ पैरेलल साइड। दोनों पैरेलल साइड के बीच में कितनी सेपरेशन है? यहाँ पे सेपरेशन कितनी है? 1 मीटर। तो इंटू 1 मीटर। तो 5 × 10 15, 15/2 7.5। तो वर्क डन इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन मीटर बोल दो या जूल बोल दो, एक ही बात है, दिस मच जूल। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 7 जो आपकी 0 से 7 मीटर की बात कर रहे हैं, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी है यहाँ पे 7 मीटर तक, इस डिस्प्लेसमेंट में 0 से 7 के बीच में कितना वर्क डन हुआ? 0 से 7 के बीच में। तो क्या करेंगे हम? ये वाला एरिया, टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो ये पूरा एरिया निकाल लेंगे और ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। ये जो पूरा एरिया निकालोगे आप, देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम का मैंने निकाल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ। इसका जो एरिया होगा ये आपका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एरिया हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 3 - 1, ये कितना है? 2, 3 और 1, यहाँ पे 3 - 1 2 के बराबर है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी? ये आपकी हाइट है, तो ये आपकी 10 न्यूटन के बराबर है, 10। तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 10 जूल आ जाएगा, 10 जूल। जूल क्यों लिखा मैंने? एरिया वर्क देता है आपको, ठीक है। 10 जूल हो गया, तो 7.5 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो टोटल हो गया आपका 17.5। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क कितना हो गया? 17.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का वर्क। अब आपको निकालना है आपका 0 से 7 तक का, तो ये वाला और निकालना है वर्क। तो ये वर्क कैसे निकालेंगे? देखो ये जो एरिया आपका, इसको मैं इसको A1 लिख लेता हूँ, इसको A2 लिख लेता हूँ। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? A2। तो यहाँ से देखो A2 कैसे निकालेंगे? हाफ, बेस कितना है इसका? ये आपका बेस है, ये आपकी ट्रायंगल है, ये आपका बेस है। तो 7 - 3, बेस कितना हो गया? 4 इंटू हाइट कितनी है? ये आपकी हाइट है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट आपको कितना दे रखा है? ये पॉइंट आपको 10 दे रखा है, तो ये 10 न्यूटन पे दे रखा है। तो हाइट कितनी होगी आपकी? 10 होगी इंटू 10, तो ये आपका कितना हो गया? 20 जूल हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया आपको प्लस में लेना है। ये प्लस का एरिया है और ये आपका नेगेटिव एरिया है। तो प्लस का एरिया कितना आ गया? 7.5 + 10 17.5 आ गया पॉजिटिव एरिया।
और ये आपका नेगेटिव एरिया आ गया 20। तो ओवरऑल कितना एरिया बच गया आपका, ओवरऑल बच गया आपका 20 माइनस 17.5 2.5। तो टोटल जो वर्क डन होगा टोटल, ठीक है, एक मतलब 0 से 7 तक, 0 से 7 तक का जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा 17.5 तो प्लस का है और 20 आपका माइनस का है, तो ये आपका माइनस 2.5 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ऊपर का जो एरिया है वो आपको प्लस का लेना है, नीचे का जो एरिया है वो आपको माइनस का लेना है। ये एरिया वाले जो क्वेश्चंस है ये आप कर सकते हो, 10th क्लास के बच्चे भी इसको इजीली कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन देता है, ठीक है। तो एरिया तो आप निकाल ही लोगे, आपको ज्योमेट्री आती है, ठीक है। और जो आपके पहला जो फॉर्मूला था कांस्टेंट फोर्स वाला, एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, वो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो इस पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और वो आपको प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट की सॉल्व करना है आपको, और ये वैरायटी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।